यश भारत ने जो एक नए तरीके का प्रयोग शुरू किया है जीवन ज्योतिष, उसका पहला धारावाहिक आपने देखा होगा, जिसमें श्री वर्मा जी ने बहुत सारी जानकारियाँ ज्योतिष को लेकर दी थी। आपकी कुछ भ्रांतियाँ दूर हुई होंगी। अब हम अगले इस धारावाहिक में मनोहर वर्मा जी से यह पूछना चाह रहे हैं कि आप ज्योतिष से लोगों को क्या क्या राहत मिल सकती है या इसका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। आखिर ज्योतिष से आदमी के जीवन में क्या सुधार हो सकता है। धन्यवाद आशीष जी। सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार और आगामी समय की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि पहले के एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की थी और मैंने आपसे कहा था कि ज्योतिष हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, हमारी एक जीवन पद्धति है और मैंने ये भी कहा था कि एक तरह से विज्ञान ही है। तो चलिए इसी क्रम में हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये वास्तव में किस तरह काम करता है और अगर ये विज्ञान है तो किस तरह से विज्ञान है। इसके लिए हमें सबसे पहले हमारा जो सौर मंडल है उसको समझना पड़ेगा। हम सभी ने सूर्य को देखा है, हम सभी ने चंद्र को भी देखा है, पृथ्वी पर तो हम रहते ही हैं, तो इन तीन में तो किसी तरह का कोई संदेह है नहीं। इसके साथ साथ हम में से कई लोगों ने शुक्र को भी देखा होगा, जिसको कि हम सुबह सुबह देखते हैं, जिसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। तो ये जो हमारा आकाश है, ये आकाश में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा सौर मंडल क्या है, हम किसे सौर मंडल कहते हैं, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो क्या है। सूर्य हमारे इस सोलर सिस्टम का प्रमुख ग्रह है, स्टार है। और हमारे कई साथी दर्शक जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि इस सूर्य के आसपास हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है। पृथ्वी की दो तरह की गति होती है। एक तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर गोल गोल भी घूमती है। जैसे अगर आप एक गेंद ले लें तो गेंद को अगर ऐसे ऐसी गोल घुमाएं अपने आप, तो वो अपनी धुरी पर भी घूमती है और ऐसा उसका धुरी पर जो घूमना है वो 24 घंटे में एक बार पूरा हो जाता है। और वो ऐसा गोल गोल अपनी धुरी पर घूमते घूमते, अगर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है तो ऐसा सूर्य की भी वो चारों तरफ परिक्रमा करती है। जैसा कि सोलर सिस्टम के चित्र में भी आप देख सकते हैं कि सूर्य केंद्र में है और उसके बाद चारों तरफ हमारी पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है और ये चक्कर वो करीब 1 वर्ष में पूरा करती है। और ये जो परिक्रमा होती है, इस परिक्रमा के कारण ही विभिन्न ऋतुएं बनती हैं। जो हमारी 6 ऋतुएं हैं, वो 6 ऋतुएं भी इस धरती के सूर्य की परिक्रमा करने के कारण ही बनती है। लेकिन चूंकि हम लोग धरती पर बैठे हुए हैं तो धरती घूम रही है ऐसा हमें भान नहीं होता। हमें क्या लगता है, सूर्य घूम रहा है। तो हम कहते हैं ना कि सूर्य सुबह पूर्व में उगे हैं और उसके बाद में सूरज सिर पर चढ़ते हुए आए और फिर पश्चिम में जाकर के वो डूब रहे हैं। तो हम चूंकि पृथ्वी के तारतम्य में बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि सूर्य एक परिक्रमा लगा रहा है धरती की। ठीक है, तो ये जो परिक्रमा होती है, जो धरती अपनी एक्सिस पर घूमती है, उससे दिन और रात होते हैं। और जो वो सूर्य के आसपास पूरी उसकी चारों तरफ घूमकर परिक्रमा करती है, उससे ऋतुएं होती हैं। अब इसके साथ में चंद्रमा को भी हम देखते हैं। तो ये चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूमता है और वो 1 माह के अंदर इस पृथ्वी के आसपास की पूरे भ्रमण करके एक परिक्रमा पूर्ण करता है।
और वो भी अपनी धुरी के ऊपर आसपास घूमते रहता है। तो हम धरती पर बैठ करके सूर्य का असर भी देखते हैं, चंद्र का असर भी देखते हैं। आपको पता है कि जब सूर्य सिर पर होते हैं, बहुत प्रखर होते हैं गर्मी में, मार्च अप्रैल मई में, तो हम बहुत गर्मी महसूस करते हैं। हमें लगता है कि यार गर्मी से कैसे बचा जाए। और वहीं अगर सूर्य छिप जाए, बादल निकल आए, खूब वर्षा हो रही हो, ठंड लगती है, हमें लगता है अरे सूरज निकल जाते तो अच्छा होता। तो ये सूर्य का प्रभाव हम महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से चंद्र का प्रभाव भी हम महसूस करते हैं। जब चंद्र पूर्णिमा के होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, शीतलता देते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। कई लोग जो है कवि मन होकर के कल्पनाएं करते हैं, अच्छी अच्छी कविताओं की रचना करते हैं, मन प्रसन्न होता है, हम अच्छा सोचते हैं। वहीं अगर अमावस्या हो, अंधेरी रातें हों, तो हमारी अनुभूति अलग तरह की होती है। तो आप देखिए सूर्य का प्रभाव आया हमारे ऊपर, चंद्र का प्रभाव आया, और ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सूर्य के आसपास पृथ्वी चक्कर लगा रही है और पृथ्वी के आसपास चंद्र चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, इसी तरह से सूर्य के आसपास अन्य ग्रह भी चक्कर लगाते हैं। आप देखेंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक होता है बुध, जिसे अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। फिर बुध के बाद आते हैं शुक्र, जिन्हें अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। और उसके बाद में फिर जो आउटर ऑर्बिट है वहाँ फिर आते हैं मंगल, जिन्हें अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। और मार्स के बाद आते हैं जुपिटर, गुरु, जिनको अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। और उसके बाद आते हैं शनिदेव, शनि, जिनको अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं। तो इस तरह से ये आपने देखा कि सूर्य के आसपास पहले बुध भ्रमण कर रहे हैं, फिर शुक्र भ्रमण कर रहे हैं, फिर पृथ्वी भ्रमण कर रही है, पृथ्वी के आसपास चारों तरफ चंद्र भ्रमण कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर मंगल भ्रमण कर रहे हैं, फिर गुरु भ्रमण कर रहे हैं, और फिर शनि भ्रमण कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखो कि पृथ्वी के तारतम्य में ये 7 ग्रह हैं। अगर हम इनको कहें तो ये 7 ग्रह हैं जो हम देखेंगे कि पृथ्वी के तारतम्य में ये 7 जो है लगातार घूम रहे हैं। ठीक, इनके अलावा भी सैटर्न के बाद भी कुछ और ग्रहों की खोज हो चुकी है। यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, लेकिन वो काफ़ी दूर हैं। तो चूंकि काफ़ी दूर हैं तो अभी उनका प्रभाव हम उतना महसूस नहीं करते। और अभी तक जो अध्ययन हुआ है ज्योतिष में, उसमें भी बहुत ज़्यादा उन ग्रहों को हमने शामिल नहीं किया। तब आप देखिए, अगर आप देखें तो पृथ्वी के अलावा ये 7 ग्रह हमें मिल गए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये 7 के नाम पर 7 वार होते हैं। तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि ग्रह कौन से हैं जो आपके 7 वार हैं। वो 7 वार 7 ग्रहों के हैं। रविवार जो है सूर्य का है, फिर सोमवार जो है चंद्र का है, फिर मंगलवार मंगल ग्रह का, बुधवार बुध ग्रह का, गुरुवार गुरु ग्रह का, शुक्रवार शुक्र ग्रह का, और शनिवार शनि ग्रह का। तो इस तरह से हमारे जो दिन हैं वो सब ग्रहों के नाम पर ही हैं। और दिन तो हम यूज़ करते हैं, और इसीलिए आप कहते हैं हम कई लोग जो है अलग अलग दिनों में जो है व्रत करते हैं। कोई रविवार कर रहा है, कोई सोमवार, कोई मंगलवार। मतलब ये सब वही सौर मंडल से जो ग्रह हैं उन्हीं के आधार पर दिन बन गए, और फिर उन दिनों के आधार पर ही आप देखिए हमारे सबकी गतिविधियाँ होती हैं। हमारी जो छुट्टियाँ होती हैं वो भी हम रविवार को, शनिवार को 5 डेज़ वीक या 6 डेज़ वीक में मनाते हैं, है ना। तो ये सीधे सीधे ग्रहों का उपयोग हो गया हमारे आम जीवन में। लेकिन आपने सुना होगा 9 ग्रह होते हैं, तो ये तो अभी 7 ही हैं। 9 ग्रह फिर कहाँ से? 2 दूसरे ग्रह कौन से? तो जो 2 दूसरे ग्रह हैं वो है राहु और केतु। राहु और केतु आकाश में तो कहीं दिखते नहीं है, तो ये हैं क्या?
तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और पृथ्वी की जो आधार है, जो उसकी एक्सिस है, जिस पथ पर पृथ्वी घूम रही है और चंद्रमा जिस पथ पर घूमता है, उन दोनों में झुकाव है 5 डिग्री का। तो जैसे अगर ये एक प्लेन है और ये दूसरा ऐसा, इससे 5 डिग्री अगर झुका हुआ है, तो जब ये इससे घूमते हुए आएंगे तो चंद्रमा के घूमने का जो पथ होगा वो ऐसा तिरछा होगा, है ना। मतलब वो यहाँ से ऐसा चल रहा है तो ऐसा चलता हुआ यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से चलता हुआ ऐसे नीचे आएगा। तो जहाँ पर वो इस पृथ्वी के पथ को काट करके ऊपर जाएगा, मतलब जो हमारा पृथ्वी का परिक्रमा पथ है और चंद्र का परिक्रमा पथ है, ये दोनों पथ क्योंकि झुके हुए हैं 5 डिग्री, तो 2 जगह पर ये एक दूसरे को काटेंगे। तो एक जगह जहाँ पर काट के चंद्रमा ऊपर जा रहा है तो उस पॉइंट को बोलते हैं असेंडिंग नोड। असेंडिंग यानी ऊपर जाना, तो असेंडिंग नोड ऑफ मून। तो असेंडिंग नोड ऑफ मून जो है उसको बोलते हैं राहु। और दूसरी बार जब वो परिक्रमा पथ को कट करके नीचे आ रहा है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग नोड ऑफ मून। मतलब एक बार मून ऊपर जा रहा है, एक बार मून नीचे आ रहा है। तो ये जो 2 बिंदु बने आपके, तो उस असेंडिंग नोड वाले बिंदु को कहते हैं राहु और जो डिसेंडिंग नोड वाला बिंदु है उसको बोलते हैं केतु। तो ये जो हैं ये 2 इमेजिनरी पॉइंट हैं जहाँ पर कि पृथ्वी का पथ और चंद्रमा का पथ ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। तो इनको बोलते हैं राहु और केतु। इसीलिए इनको आप कहते हैं छाया ग्रह, कि ये छाया ग्रह हैं। लेकिन इनका बहुत प्रभाव होता है हमारे जीवन पर, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर। तो इसलिए हम जब इन ग्रहों का प्रभाव अध्ययन करते हैं तो 9 ग्रह हम शामिल करते हैं, जिसमें राहु केतु भी होते हैं और 7 ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक होते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरे हमारे 9 ग्रह हैं, जीवन पर असर डालते हैं। हाँ, ये 9 ग्रहों का हमारे जीवन पर असर होता है। जैसे मैंने बताया ना, सूर्य का असर डायरेक्टली आप महसूस कर रहे हो। अब आप देखो जब बहुत तेज गर्मी होगी आपको कुछ समझ में नहीं आता, पसीना आ रहा है, आप परेशान हो रहे हो, आपकी काम करने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है ना। इसी तरह चांद जब बहुत अच्छा होता है, बढ़िया चांदनी रात होती है, आपका मन लगता है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, संगीत काम कर रहे हो, तो उसमें और आनंद आता है। तो ये तो वो प्रभाव हैं जो हम प्रत्यक्षता अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रभाव होते हैं जिनको हम परोक्ष रूप में ये जो 9 ग्रह हैं इन्हीं से जन्म पत्री बनती है। करेक्ट आशीष जी। तो ये जिस वक्त हमारा जन्म हुआ है किसी भी व्यक्ति का, उस वक्त ये सारे के सारे जो ग्रह हैं ये आकाश में कहाँ कहाँ पर हैं। तो अगर हम इनको देख लें कि ये यहाँ पर है, तो उनका जो चार्ट बनाते हैं उस चार्ट को ही जन्म पत्री कहा जाता है। और फिर उस जन्म पत्री के आधार पर ही हम देख करके बताते हैं कि अब इस व्यक्ति के जीवन पर जब ये ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं तो किस तरह का प्रभाव डालने वाले हैं और किस तरह से फिर ये जीवन में उसको मदद करेंगे और आगे बढ़ के जाएंगे। तो हम आने वाले जो हमारे आगामी एपिसोड हैं उनमें आशीष जी जानने की कोशिश करेंगे कि जन्म पत्री जो है किस तरह की होती है, ताकि हम सब आसानी से अपनी जन्म पत्री देख करके पहचान पाएं कि अच्छा मेरी जन्म पत्री ये है। तो उस पर हम देख करके पता लग जाए कि हमारे जो ग्रह हैं उनकी स्थितियाँ कहाँ कहाँ पर हैं और आमतौर पर उससे हमें किस तरह का परिणाम मिलने वाले हैं। ये हमारा दूसरा एपिसोड था जीवन ज्योतिष का, और आपको बहुत अच्छी जानकारी वर्मा जी दे रहे हैं। मेरे पत्रकारिता जीवन में इतनी जानकारी मैंने किसी ज्योतिष आचार्य से नहीं सुनी है। आशा करते हैं कि आप लोग यह ज्ञान लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। अगले धारावाहिक में जन्मपत्री को लेकर बात करेंगे, हिंदुस्तान में कितने प्रकार की जन्मपत्रिका बनती है। नमस्कार।